कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कोई रंगदारी मांगे या हत्या की धमकी दे या फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करे। चाहे वो फिल्म अभिनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो, उसके पास अगर सूचना पहुंचती है किसी भी रूप में तो वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से थर थर कांपने लगेगा, डर जाएगा। यदि उसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार हुआ तो वो मनमानी जो भी होगी मानने के लिए तैयार हो जाएगा। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई से इन्फ्लुएंस होने के बाद, उससे इतना प्रभावित होने के बाद उसके जैसा बनने के लिए उसने तमाम कोशिशें की और वो उसकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है। जिस इलाके में उसका प्रभाव रहता था वहां के लोग इतना डरते थे, कांपते थे कि जैसा वो गैंगस्टर कहता था ठीक वैसा ही उन्हें करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। धीरे धीरे करके उस गैंगस्टर पर 126 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कि क्यों ना 2024 का इलेक्शन लड़ा जाए, विधायक बना जाए। लेकिन जब उसने टिकट मांगा तो थोड़ा देर हो जाती है, टिकट उसे नहीं मिलता है। इसलिए उसने 2029 के चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जब 2029 का चुनाव होगा तो उसको टिकट मिल जाएगा और वो विधायक बन जाएगा, यानी कि गैंगस्टर के साथ वो फिर विधायक बन जाएगा, तो उसकी जो इमेज है वो भी ठीक ठाक हो ही जाएगी। लेकिन उसका सपना तब चकनाचूर हो जाता है जब पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो जाती है और उसकी जिंदगी का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जो उसके चाहने वाले थे वो तो इस घटना से, इस कहानी से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन जिसको उसने परेशान किया था, ऐसी संख्या हजारों में होती है, वो लोग खुश हो जाते हैं। पुलिस ने जो काम किया वाकई अपना आप में एक बेहतरीन काम करके एक गैंगस्टर का, ऐसा गैंगस्टर जिसकी कद काठी कुछ ऐसी होती है, यदि ठीक सा पुलिस वाला उसको एक जमा के तमाच मार दे तो शायद 3 या 4 दिन तक उसको बुखार भी आ जाता। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत होती थी कि बड़े बड़े पुलिस वाले हों या बड़े बड़े बदमाश हों या फिर बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी हों, उसके नाम से कांपते थे, थर्राते थे। आज कहानी उसी एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नाम बड़ा कर लिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश की। दरअसल झारखंड की एटीएस को 3 गाड़ियां होती हैं, उसमें 18 पुलिस वाले होते हैं, ऑफिसर होते हैं। उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर जाना था, उनकी सेंट्रल जेल में जाना था। वहां कुछ कागज लेके जाते हैं, कागज दिखाते हैं और दिखाने के बाद कहते हैं कि आपकी यहां पर एक अपराधी है, एक कैदी है, एक गैंगस्टर है, उसको हमें लेके जाना है। दरअसल 10 मार्च 2025 की रात 8:11 के आसपास का वक्त हो रहा था। जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी हो जाती है। 3 गाड़ियों में 18 पुलिस वाले होते हैं, उसको बीच वाली गाड़ी में बिठाते हैं और लगभग 621 किलोमीटर दूर, यहां से दूर यानी कि रांची जाना था। रांची की एक होटवार जेल होती है, उसमें उसको शिफ्ट करना था, पूछताछ वगैरह करनी थी, कोर्ट में उसकी पेशी वगैरह होनी थी। अब यहां से जब तैयारी चलती है तो चलने के बाद इन्हें लगभग अगला जो सफर था 11 घंटे 56 मिनट ये दूरी तय करनी थी। 621 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल रही है, रात भर ये सफर करते हैं। 11 मार्च 2025 की सुबह 9:15 के आसपास का वक्त था। झारखंड प्रदेश का एक जिला लगता है पलामू। पलामू से अभी रांची लगभग 189 किलोमीटर दूर था और जैसे ये चैनपुर थाना और रामगढ़ इस सीमा में पहुंचते हैं, उसके बॉर्डर पहुंचते हैं, तो इस जगह लगती है अंधारी डोढा का जंगल। यहां एक मोड़ होता है, मोड़ पे जैसे ही तीनों गाड़ियां पुलिस वालों की, जो जिसमें एटीएस के ऑफिसर होते हैं, ये मोड़ पर जैसे ही गाड़ी मुड़ती है तो अचानक ही एक बम फटता है और बम जब फटता है तो पुलिस वालों की गाड़ी बिल्कुल बाल बाल बसती है, यानी कि उसमें कोई हताहत नहीं होती, लेकिन पुलिस वाले सहम जाते हैं, डर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये अचानक से हुआ क्या है। इसी बीच में 6 या 7 ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं और लगातार गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। जब हवाई फायरिंग वगैरह चल रही थी तो पुलिस वालों को निर्देश दिए जाते हैं, बताया जाता है कि गाड़ी रोक ली जाए और इसके अंदर जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि बदमाश एक गैंगस्टर पे बैठा हुआ है, उसको हमारे हवाले कर दीजिए। जैसी बात हवाले करने की आती है, फिर से गोलीबारी शुरू हो जाती है और एक गोली एक पुलिस वाले की जांग पर जाकर लग जाती है और उस जो पुलिस वाले का जो नाम होता है वो राकेश कुमार होता है। और जैसे उसको गोली लगती है तो उसके हाथ में जो इंसास राइफल थी वो छूट जाती है और वो राइफल हाथ लग जाती है उस बदमाश की, जिसका नाम होता है अमन साहू। अमन साहू ने उस राइफल को लिया और यानी कि इंसास राइफल को लेने के बाद उस गाड़ी से आराम से निकल जाता है और निकलने के बाद भागने लगता है। पुलिस पर वो लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब ऐसी स्थिति में कि 18 पुलिस वाले ऑफिसर होते हैं, एक बदमाश तो ये अपने पुलिस की राइफल छीनने के बाद वहां से भाग रहा है, 5-6 उसके जो साथी बदमाश होते हैं वो भी उसको कवर अप कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे। इसी बीच में एटीएस की टीम ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल इसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट साथ में ही बैठे हुए थे। नाम एटीएस जो डीएसपी होते हैं, नाम का प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके के नाम से मशहूर होते हैं। वो अपनी टीम को दिशा निर्देश देते हैं और कुछ ही मिनटों में कुछ ऐसा होता है जिसकी बदमाशों ने, इस बदमाश के गुर्गों ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। गोलीबारी शुरू होती है और कुछ ही देर में 38 राउंड गोलियां चलती हैं और जैसे ही 38 राउंड गोलियां चलते हैं, जो बदमाश होते हैं वो तो मौका पाते भाग जाते हैं, लेकिन अमन साहू नाम का जो बदमाश होता है उसको 13 गोलियां लगती हैं। 13 गोली में 12 गोली ऐसी होती हैं जो उसके शरीर को भेद कर आर पार हो जाती हैं और एक गोली ऐसी होती है जो सीने में जाकर अटक जाती है। अब यहां से
उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है और कहा जाता है कि यहां पर पुलिस की और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है। और जिस बदमाश को वो लेके आ रहे थे रायपुर की सेंट्रल जेल से लेके आ रहे थे, जिसको रांची की होटवार जेल में लेके जाना था, दरअसल उससे मुठभेड़ हो गई है और उसको गोली लगी है। अब यहां से पलामू के MMCH में उसे लेके जाते हैं। उसको तो डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं बदमाश को, लेकिन जो पुलिस वाला होता है उसका इलाज शुरू हो जाता है। आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जब सोशल मीडिया पर खबर चलती है कि अमन साहू अब इस दुनिया में नहीं रहा, पुलिस की मुठभेड़ में वो मारा जा चुका है, तो यहां से अब हर व्यक्ति ने इसके बारे में जानने की कोशिश की। ऐसा कोई अखबार नहीं था, ऐसा कोई टेलीविजन नहीं था, ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं था, ऐसा कोई मोबाइल नहीं था जहां अमन साहू के बारे में खबर चला रही हो और अमन साहू के बारे में लोग जानने की कोशिश ना कर रहे हो कि आखिरकार ये था कौन, जिसकी उम्र 29 साल 8 महीने के आसपास होती है और उसकी जिंदगी का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची से 38 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है बुढ़मू, और बुढ़मू से एक कुछ ही दूरी पर एक गांव लगता है, इसका नाम होता है मतवे। दरअसल मतवे का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम निरंजन साहू, जो कि पतरातू में एक दुकान चलाता था। उसके 2 बेटे होते हैं, एक बेटे का नाम अमन साहू उर्फ अमन साहब और दूसरे का नाम होता है आकाश कुमार। दरअसल ये जो इसका बड़ा बेटा होता है अमन, इसने साल 2008 में पतरातू में एक मोबाइल की दुकान खोली थी। और मोबाइल की दुकान जब इसने खोली थी तो शुरुआत से ही उसका मिजाज कुछ रंगबाजी जैसा होता है। वो डरना तो किसी से था ही नहीं, लेकिन कुछ अलग ही स्टाइल में रहना, जैसे एक तरह से बदमाश वगैरह होते हैं, तो बदमाशों से बड़ा इन्फ्लुएंस होता था, उनसे बड़ा प्रभावित होता था। और उसकी दुकान पर अगर कोई आता था तो किसी से न डरना न खौफ खाना, कुछ नहीं। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है। साल 2012 में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेता है, वहां पर ही कंप्यूटर में एक डिप्लोमा करता है। डिप्लोमा करने के दौरान ही जब ये वापस लौट कर आता है छुट्टियों में, 2012 सितंबर का वो महीना था, ये एक बदमाश, ये जो उस इलाके का एक नामी बदमाश होता है इसके इलाके का, जिसका नाम कोलेश्वर गंजू होता है, उसके वो संपर्क में आता है। और कोलेश्वर गंजू अपने कुछ साथियों के साथ इसको एक टास्क देता है कि रामगढ़ का बर्नपुर है, वहां पर एक सीमेंट की फैक्ट्री है, वहां पर आपको फायरिंग करनी है। अब यहां से टीम जाती है, फायरिंग करती है, उसके बाद पूरे इलाके में इस बात को लेकर दहशत फैल जाती है। यह बात साल 2012 की बात है। पुलिस इन जो भी अपराधी थे इनको पकड़ लेती, गिरफ्तार कर लेती है। और इसी अपराध में ये लड़का होता है, इसका नाम अमन साहू उर्फ अमन साहब जो होता है, इसको गिरफ्तार किया जाता है और 8 महीने के आसपास ये जेल में रहता है। जेल में 8 महीने वो रहता है और यहां से वो ऐसी एजुकेशन प्राप्त करता है बदमाशों के बीच में रहकर, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब जेल से बाहर निकल के आता है तो उसके बाद उसने फिर अपना जो काम करना था, रंगदारी वसूलना हो या फिर लोगों को परेशान करना हो या फिर वो नक्सल से जुड़ना हो, उसके पास AK-40 जैसे हथियार रहने शुरू हो जाते हैं। अपने गैंग बनाता है और गैंग बनाने के बाद वो खुला छुट्टी बदमाशी करना शुरू कर देता है। ऐसा दावा किया जाता है कि पुलिस वालों ने भी उसका साथ दिया इस बदमाशी में, साथ ही पॉलिटिक्स का भी उसको साथ मिलता रहा और वो घर बैठे बैठे या फिर वैसे ही अपना बदमाशी वगैरह करता था और उसके नाम से लोग डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। एक बार वो साल 2018 की बात है, आर्म्स एक्ट में वो पकड़ा जाता है, यानी कि अवैध रूप से जो हथियारों का मामला होता है उसमें वो पकड़ा जाता है और उसको जेल भी हो जाती है और लगभग 6 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। नक्सल से वो जुड़ी गया था इससे, लेकिन ठीक से निकलने का मौका नहीं मिलता। हालांकि साल 2019 में ये एक बार फिर जमानत होती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद फिर से जेल चला जाता है। तो ऐसे करता करता इसके बारे में कुछ ऐसा होता है कि ये जेल में जरूर जाता था, लेकिन जेल में जाने के बाद भी इसकी जेल के अंदर से ही बदमाशी चलती थी। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की बदमाशी जेल में रहकर ही चल रही है, उसके नाम से कितने ऐसे उसके गुर्गे हैं जो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। ऐसे ही अमन साहू को लेकर भी उसके गुर्गे कुछ भी करने को, किसी को भी मारने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, किसी से भी पैसे वसूलने के लिए तैयार हो जाते थे। और इसका लगातार धीरे धीरे करके कद इसका बढ़ता चला जाता है जेल के अंदर रहते हुए, और उसको सारी सुख सुविधाएं उसको सब कुछ मुहैया हो रही थी। अगर हम इसके बारे में कुछ बात करें, जैसे 29 अक्टूबर 2021 को एक रांची की जेल में जाता है, उसके बाद 4 साल में उसको 10 अलग अलग जेलों में उसको बंद किया गया, लेकिन किसी भी जेल में उसका रुतबा कम नहीं हो रहा था। चाहे रांची की हो, चाहे पाकुड़ की जेल हो, या फिर गिरिडीह की हो, सिमडेगा की हो, पलामू हो, दुमका हो, चाईबासा हो, पलामू हो, गिरिडीह हो, चाईबासा, रायपुर। दरअसल 13 अक्टूबर 2024 को ये रायपुर की जेल, सेंट्रल जेल में चला जाता है। इस तरह से 4 साल में इसने 10 जेलों में बदला गया, रखा गया। इसका धीरे धीरे करके कद इसका लगातार बढ़ रहा था और इसके जो संबंध थे कुछ ऐसे लोगों से हो जाते हैं जिनके नाम सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो सकती है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई हो, हरिशंकर तिवारी हो, रईस खान हो, पपला गुज्जर हो, नयन थापा हो, मैंक सिंह हो, भक्ता मंडल हो, महाराणा यादव, अनमोल बिश्नोई, राजू थापा, कमल थापा, अयूब खान, गौरव यादव, सिंटू यादव, ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टरों से, बदमाशों से इसके कांटेक्ट बन जाते हैं, उनके लिए काम करना भी शुरू कर देता है। और इसका एक अपना एक अपराध क्षेत्र होता है। इसका जो अपराध क्षेत्र होता है, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, धनबाद, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ऐसी जगहों पर इसका एक सिक्का चलने लगता है। इसके नाम से जो इसके गुर्गे होते हैं, इसके चेले चपाटे होते हैं, इसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं।
सोशल मीडिया पर ये कुछ इस तरह से एक्टिव रहता है कि लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाना या फिर टेलीग्राम पर फेक आईडी बनाना, जैसे कि अंजलि के नाम से, अमीषा के नाम से, काजल के नाम से, प्रिया के नाम से, पूजा कुमारी के नाम से, पूजा के नाम से। और यहीं से वो कुछ ऐसे लोगों से संपर्क साधता था। उसने कुछ अपने नंबर वगैरह डेवलप किए हुए थे कि इस खाते में पैसे डाल दीजिए, जिसको जैसे भी मैसेज पहुंचता था किसी की हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वो कोयले का ठेकेदार हो या फिर किसी सड़कों का ठेकेदार हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या फिर पैसे वाला हो या डॉक्टर हो। इस तरह से बताया जाता है कि लगभग इस पर हत्या हो, रंगदारी हो, जबरदस्ती पैसे वसूलने के 126 से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके थे और जेल के अंदर रहते हुए ये बड़े बड़े काम कर रहा था। लेकिन एक दिन की बात है कि जब साल 2024 में जब विधानसभा का चुनाव नजदीक आता है तो इसके गुर्गों ने कहा कि अमन साहब, अगर आप चाहो तो विधायक बन सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, और ये जो आप पर जैसे गैंगस्टर होते हैं उस तरह से आपकी जो एक इमेज है, छवि है, वो बदमाशों वाली है। यदि आप सफेद पोस्ट पहन लेते हैं, नेता बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे अपराध आपसे हट सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, और फिर लोग समाज में आपकी इज्जत भी होगी, रेस्पेक्ट भी बन जाएगी। ऐसे ही उसने सोचा, टिकट लेने के लिए जाता है। ये झारखंड विधानसभा का बड़का गांव सीट होती है, लेकिन उसको ऐन वक्त पर पहुंचता तो इसलिए टिकट नहीं मिलता। लेकिन इसने फैसला कर लिया था कि साल 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो चुनाव जरूर लड़ेगा। और इसलिए जब किसी को फोन करता था, बातचीत करता था, तो उससे कहता था कि वो भावी विधायक बात कर रहा है। वो कद काठी से इतना ज्यादा मजबूत नहीं था, उसके हल्के फुल्के हाथ पैर, लेकिन उसके हाथों में जब बड़े बड़े आधुनिक हथियार होते थे तो उन आधुनिक हथियारों को देखने के बाद किसी की भी हालत खराब हो सकती है, कोई भी डर सकता है। यदि इसके बारे में कुछ और भी बातें करें तो पता चलता है कि 8K47 जैसे आधुनिक हथियार इसके पास 5, और कार्बाइन उनमें 9 कार्बाइन इसके पास थी। पिस्टल की संख्या लगभग बताई जाती है 166 के आसपास, और देसी कट्टे इसकी जो चेली चपाटों के पास होते थे 70 के आसपास। इसलिए इसका नाम लगातार बढ़ रहा था और ये पुलिस के लिए, राजनेताओं के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा सरदर्द बन रहा था। और ये जाता है यहाँ सेंट्रल जेल में था, लेकिन सेंट्रल जेल में रहने के दौरान जब इसको यहाँ से, यानी कि रायपुर की सेंट्रल जेल से जब इसको रांची के होट बार जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, लेके जा रहे थे, कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन रास्ते में इसके गुर्गों ने इसको छुड़ाने की कोशिश की। कई सालों से जेल में जो बंद था वहां से निकलने की कोशिश में था, फिराक में था, लेकिन इसको ये सफलता मिल नहीं पाती है। अंधाधुंध गोली चलती है, पुलिस की इसके साथ मुठभेड़ हो जाती है और 38 राउंड गोलियों में से इसको लगभग 13 गोली लगती हैं, और 13 गोली में से एक गोली इसके सीने में अटक जाती है। 12 गोली ऐसी होती हैं जो इसकी सीने को, इसके शरीर को भेद कर आर पार हो जाती हैं, और इसकी जिंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसका चैप्टर खत्म होता है और हजारों की संख्या में कई इलाकों के, कई जगहों के, कई प्रदेशों के लोग राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अमन साहू के नाम से अब कोई शायद रंगदारी या फिर कोई वसूली नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब इसका एनकाउंटर की खबर इसके परिवार वालों को पता चलती है तो इसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो कहते हैं कि जो भी होता है गलत होता है, उसको धोखे से मारा गया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन माँ बाप की जब इसको सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी थी तो शायद उन्होंने अपनी काम ईमानदारी से नहीं किया, इसलिए उनका बेटा 29 साल 8 महीने ही इस धरती पर जीवित रहा। उसके बाद फिर वो मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जाते जाते आयुषी कुमारी हैं, जो कि गोरखपुर के रहने वाली हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गुलाम रसूल, मुकेश कुमार, हाफिज मोहम्मद जिशान, हरपाल सिंह, दौलत राम, विपिन कुमार, सुशील चौधरी, पूनम देवी, मोहम्मद जिशान, शराफत अली, जाहिद अंसारी, फैसल खान, रौनक कुमार गुप्ता, किशोर कुमार प्रजापत, बबलू कुमार, मोहन लाल, भास्कर कुमार, अतुल तिवारी, शाहिद राजपूत, कुलदीप यादव, खालिद सैयद, सुनील कुमार मुर्मू, मोहम्मद रईस, हरलाल जाखड़। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।